शादी के बाद रोज़ाना मेरा पति पूछा करता कि तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो, क्योंकि मैं अभी बच्चा नहीं चाहता। इसलिए अगर ऐसी कोई बात हो तो मुझे सबसे पहले बताना। जो बहुत ही अजीब होता था, वह रोज़ शाम को मुझे एक साथ एक वीरान जगह ले जाता और वहाँ बने खाली कमरे में बंद कर देता। उस कमरे में बहुत ही अजीब आवाज़ लगता था। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल होती, मुझे नींद आने लगती थी और मैं गहरी नींद में चली जाती थी। अगले दिन मेरी आँख खुलती थी, मैं अपने घर के बिस्तर पर मौजूद होती थी, लेकिन मुझे कभी भी शायद ये याद नहीं होता था कि मेरे साथ मुझे नफरत से देखने लगा। यहाँ तक कि मेरी सास ने तो मुझसे बातचीत करना ही बंद कर दिया था और घर के काम के लिए काम वाली रख ली थी। लेकिन मैं काम वाली हर वक्त अपने आप को चादर में छुपा कर रखती, यहाँ तक कि उसके हाथ पैर भी नहीं दिखते थे। बाद में पता चला कि वह काम वाली गूंगी है, बोल नहीं सकती। लेकिन मैंने उसे अपने ससुर के साथ राज की बात पूछने सुना था, जिसे सुनते ही मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। हकीकत जानने के बाद मैं दंग रह गई। अपने पति को बताना चाहा कि उसने मुझे डांट कर चुप कर दिया। उसने मेरी प्रेगनेंसी करवा दी। मैं बहुत रोई और फिर ऐसा ही 3 बार हुआ, लेकिन तीनों बार मेरे पति ने मेरी प्रेगनेंसी करवा दी। चौथी बार फिर जब उम्मीद से हुई तो मैंने यह राज अपने पति से छुपा लिया और उसे नहीं बताया। और जब मेरे पेट का उपहार बढ़ने लगा तो मेरे पति के पसीने छूट गए। वह मेरे सामने रोने लगा कि अगर वह बच्चा पैदा हो गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा, क्योंकि मेरे बच्चे तो इससे आगे यह बात अधूरी छोड़ देता है। लेकिन इस बार अपने पति के लाख कोशिशों के बावजूद भी मैंने अपने बच्चे को बचा लिया था। लेकिन जैसे जैसे डिलीवरी के दिन पास आने लगे, मेरे पति की हालात ख़राब होती जा रही थी। और फिर जैसे ही डिलीवरी का दिन आया तो डॉक्टर ने जैसे ही बच्चा मेरी गोद में दिया, क्योंकि वह बच्चा तो मेरा नाम आरती है। मैं गुजरात के एक छोटे से गाँव में रहने वाली हूँ। मेरी शिक्षा 10वीं कक्षा तक ही पढ़ाई हुई थी। मेरे पढ़ने का तो बहुत शौक़ था, लेकिन मेरी माँ पढ़ी हुई नहीं थी और पापा अनपढ़ थे। पापा का अपना बड़ा कारोबार था। मेरे माँ बाप अपने बहुत मोहब्बत थी, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। मेरे पापा एक ऐसे ख़ानदान से संबंध रखते थे, इसके कुछ अपने पुराने ज़माने की रस्में थी, उसूल थे, जो मेरी पढ़ी लिखी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मेरे पापा अपने ख़ानदान की रस्मों के खिलाफ मम्मी को नहीं जाने देते थे। उनका कहना था कि हमारे बड़े बूढ़ों ने बहुत सोच समझकर पाप की भागीदारी नहीं बनेंगे। लेकिन मेरी माँ को समझ नहीं आते थे ऐसे रस्म और रिवाज की क्या ज़रूरत बनती थी, जिसका धाम से भी कोई लेना देना नहीं था। फिर भला इन रस्म रिवाज की क्या ज़रूरत थी। लेकिन पापा इन रस्म रिवाज की इतने जुड़े हुए थे, उन्हें अपने बच्चे भी नहीं दिखाई देते थे। और पापा ही उन्हें ख़ानदान का हर एक मर्द इन रस्म रिवाजों को अपनी जान से भी ज़्यादा बढ़कर निभाता था कि बेटी की शादी ख़ानदान से बाहर नहीं होगी। अगर बेटी की शादी होगी तो वह ख़ानदान के ही किसी लड़के से होगी, और बिरादरी से लड़के या तो सकती है लेकिन जा नहीं सकती। फिर चाहे बिरादरी में शादी का जोड़ा हो या ना हो, उम्र का फ़र्क भी भुला दिया जाता है। फिर चाहे लड़की 18 की और मर्द 50 का है, या फिर लड़की 18-19 और लड़का 14-15 साल का ही हो, क्यों ना हो। जैसे ही लड़की 18 साल की होती, उसे बिरादरी के किसी लड़के के साथ बांध दिया जाता था। अगर कोई लड़की अपने कदम उठाने की कोशिश करती तो उसे बिरादरी और घर के तमाम रिश्ते तोड़ दिए जाते थे। यहाँ तक कि कभी कभी तो लड़की की मेरे पापा के ख़ानदान वालों को मानना था कि औरत को ज़्यादा शिक्षा देना ज़रूरी नहीं है। औरत की अशिक्षा और बेकार माना जाता था। अगर लड़की ज़्यादा पढ़े लिखे के बाद औरत खुद के पैरों पर खड़ी हो जाती है और फिर मर्दों के सामने जवान खोलती है, जैसे मेरी माँ मेरे बाप के सामने आकर खड़ी हो जाती थी। जब भी उन्हें कुछ गलत होता दिखाई देता था, औरत को यह बिरादरी वाले अपने जागीर समझते थे। तीसरा और सबसे दर्दनाक रिवाज यह था कि वह कुछ भी हो जाए, औरत तलाक नहीं ले सकती थी और ना ही उसे तलाक दी जाती थी। अगर औरत नापसंद भी हो, उसे फिर भी तलाक ज़िंदगी से तो निकाल दिया जाता था, लेकिन आज़ाद नहीं किया जाता था। वह सारी ज़िंदगी अपने पति के नाम पर बैठी रहती थी, अपना दूसरा घर नहीं बसा सकती थी। इन लोगों ने वह औरत से छीन लिए थे। पति चाहे कैसा भी बिहेव करे, चाहे मारपीट जानवरों जैसा बिहेव करे, लेकिन औरत को फिर भी वही ज़िंदगी गुजारनी पड़ती थी। बिरादरी वालों का कहना था कि वह औरत का फ़र्ज़ है कि वह अपने पति की सारी बातें माने। लेकिन मेरी मम्मी पढ़ी लिखी थी और तमाम रस्म रिवाज के तख्त खिलाफ थी। लेकिन आखिर कब तक खिलाफ रहती। कोई दूसरी औरत उनके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं था। लेकिन माँ की बातों से पापा की सोच में थोड़ा बहुत बदलाव जरूर आ गया था। लेकिन वह भी एक पुराने ख्याल के ख़ानदान की रस्म रिवाज के बांधे हुए मर्द थे। ख़ानदान वालों की नाराज़गी लेकर उन्हें मुझे 10वीं क्लास तक पढ़ाई करवाई थी। लेकिन उसके बाद मेरी मम्मी ने लाख जीत की कोशिश की, उन्होंने मुझे आगे नहीं पढ़ाया और मेरे 18 साल के होते ही मेरा रिश्ता अपने दोस्त के बेटे से तय कर दिया।
जो मुझसे 10 साल बड़ा था और बिल्कुल साहिल और अनपढ़ था। गुस्से का तेज और इतना बदतमीज कि जो भी उसको देखता है। मेरी माँ ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया कि वो मेरी शादी इस साहिल आदमी से हरगिज़ नहीं करेगी। और उसी दिन पापा ने माँ को तलाक की धमकी दे दी कि अगर हमारे ख़ानदान के रस्म रिवाज को तोड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। यह सुनते ही मम्मी के साथ साथ मैं भी दंग रह गई थी। यहाँ पर जाकर मम्मी कमज़ोर पड़ गई और फिर पापा की मर्जी चली। दो महीने में ही धूमधाम से मेरी शादी पापा से उसी जल्द से मदद मिस दोस्त के बेटे से हो गई थी। मेरे पति का नाम अंकुश था। देखने में तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन वही पुरानी सोच का मर्द था जो सो मेरे पापा थे। शादी की पहली रात में दुल्हन बनी बैठी थी। काफ़ी डरी सहमी सी हुई थी जब कमरे में अंकुश आया और मुझे बहुत गर्मी से मोहब्बत से बात किया। मुझे शादी की पहली रात का गिफ्ट भी दिया और मुझसे बातें करने लगा। और फिर मुझसे बोला कि हम अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। इसकी यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी कि यह तो उसके बारे में बहुत ही गलत सुन रखा था, लेकिन फिर मैं खुश भी हो गई थी। मेरा सारा डर अब गायब होने लगा था। मैंने अंकुश की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। हम कुछ देर बाद बैठे बातें करते रहे। जब अंकुश ने ऐसे बात बोली जिसे सुनकर मैं दंग रह गई। अंकुश ने कहा कि अब हम बेस्ट फ्रेंड हैं, तो तुम मुझे अपनी सारी बात बताओगी, छोटी से छोटी भी और बड़ी से बड़ी भी। मैंने कहा ठीक है। फिर अंकुश ने आगे कहा कि जब हम अच्छे दोस्त बन ही गए हैं तो हम एक दूसरे की सारी बातें भी मानेंगे। जो बोलूँगा वह तुम खुशी खुशी मान लोगी और हमारे बीच की कोई भी राज किसी को नहीं बताओगी। मैं मान गई। फिर वो मुस्कुराया और बोला जब भी तुम प्रेग्नेंट हो तो ये बात सबसे पहले मुझे ही बताओगी। वैसे तो मैं पूरी सावधानी रखूँगा, लेकिन फिर भी किसी कारण तुम प्रेग्नेंट हो गई तो मुझे ज़रूर बताओगी, और जब तक मैं नहीं कहूँगा किसी और को नहीं बताओगी। अंकुश की बातें सुनकर मैं शर्म से चेहरा झुका लिया। मैंने प्यार से मेरे हाथों को थाम लिया और मुझसे वादा किया कि पूरी ज़िंदगी तुम्हें खुश रखूँगा, तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं दूँगा। मैं भी खुश हो गई थी, उसके सीने से लग गई। उसके बाद अंकुश मेरा बहुत ख्याल रखता, मुझे खुश रखने की कोशिश करता, लेकिन एक बात रोज़ कहता कि अगर तुम्हें ऐसा महसूस हो कि तुम प्रेग्नेंट हो तो सबसे पहले मुझे ही बताना, मेरे अलावा किसी को भी नहीं। मैं कहती तुम इतना परेशान क्यों हो, हम सावधानी बार बार तो रहते हैं, ऐसा नहीं होगा। मुझे हैरत होती कि इतनी सावधानी रखने के बावजूद भी अंकुश इतना परेशान क्यों रहता था, ऐसा जैसे वह मेरी प्रेगनेंसी को लेकर कितना डरा हुआ है। लेकिन फिर भी मैं अंकुश के साथ बहुत खुश थी क्योंकि वह मेरा बहुत ध्यान रखता था। लेकिन एक बात जो उसके घर में बहुत ही अजीब थी, मेरा पति हर शाम को मुझे अपने साथ बाहर ले जाता था। वह कह करके चलो बाहर घूमने चलते हैं, आबादी से दूर एक कमरे में लेकर जाकर छोड़ देता। वह कमरा बहुत ही पुराना बंजर सा था, लेकिन अंदर से बहुत ही खूबसूरत था। उस कमरे में जाते ही मुझे नींद आने लगता और कुछ ही देर में मैं सो जाती और फिर मुझे कुछ याद नहीं रहता। और जब अगले दिन मेरी आंख खोल के अपने घर के मौजूद होती, मेरी सास मुझे अजीब सी नज़रों से और गुस्से से घूरती रहती। पहले तो वह मुझसे बहुत ही मोहब्बत करती थी, बहुत ही अच्छे से पेश आती थी, लेकिन अब तो बस गुस्से में घूरती रहती थी। मेरे ससुर ने मुझसे बातचीत करना भी बंद कर दिया था। अपने पति अंकुश के बारे में पूछती तो वह कुछ ना बताता, बल्कि कहता है कि तुम्हारा जानना जरूरी नहीं। एक बार अंकुश फ़ोन पर किसी से बातें कर रहा था, सुनकर मुझे पता चला कि वह रोज़ मुझे इस कमरे में छोड़कर शहर चला जाता है। लेकिन अगर इस शहर ही जाना है तो वह मुझे उस कमरे में बंद क्यों कर जाता है? मुझे घर में छोड़कर भी तो जा सकता है। और फिर मुझे सख्ती से मना कर देता कि इस बारे में अपने घर वालों को भी मत बताना। आखिर यह सब क्यों कर रहा था? मैं बहुत परेशान होती कि आखिर वह मुझे अकेला छोड़कर शहर क्यों जाता है, जबकि उनका कारोबार तो गाँव में ही है। और जब वो वापस आता तो बिखरे हुए बाल और ऐसा लगता कि जैसे कितनी बीमार है। मैं पूछती क्या हुआ तो वह भड़क जाता। उसका गुस्सा देखकर मैं डर जाती। लेकिन जब मेरे ससुर ने पूछा कि अंकुश क्या तुम शहर गए थे, तो वह साफ इनकार कर देता, जिस पर मेरे ससुर भी भड़क जाते हैं और दोनों बाप बेटे बहस हो जाते हैं। घर में यही सब कुछ चल रहा था। उन दोनों मेरे ससुर ने घर पर एक काम वाली रख ली थी। यह देखकर मुझे धक्का सा लगा कि वह काम वाली किचन में खाना पकाना वगैरह कर रही थी, जबकि हमारी बिरादरी में किचन में काम सिर्फ घर की औरतें यानी पत्नी, बहन, बेटियां, बहू ही करती थी। तो फिर मेरे ससुर ने काम वाली कैसे रख ली? काम वाली को देखकर मेरी सास ने तो बहुत ही बाल मचाया था। फिर सारा इंडिया मुझ पर ही डाल दिया था। घर की यह हालात तुम्हारी वजह से ही हुई है। मैं बहुत परेशान थी। मेरी सास अब हर समय मुझे बद्दुआ देती, जबकि घर के अंदर कोई खिचड़ी पक रही थी, और ऐसा खिचड़ी थी जिस घर की बुनियादी हिला के डाल दिया था। वह नौकरानी हर समय अपने चेहरे को यहाँ तक कि अपने पूरे शरीर को ढक कर रखती थी। मेरे ससुर के अलावा किसी की बात नहीं करती थी। ऐसा लगता था जैसे वह गूंगी है, लेकिन मेरे ससुर के सामने ही उसकी जुबान खुल जाती थी।
मुझे अपने ससुर और नौकरानी पर शक होने लगा था। मैंने यह बात अंकुश के सामने करना चाहा तो वह आज आग बबूला हो गया, लेकिन मैं भी फैसला कर लिया कि अब ना तो मैं अपने पति के साथ उसके कमरे में जाऊंगी जो घर से दूर वीरान में है, ना ही अपने ससुर को और ना ही उस नौकरानी को अकेला छोड़ूंगी। जब शाम के समय अंकुश मुझे अपने साथ लेकर जाने लगा तो मैंने साफ इनकार कर दिया। मेरे माँ से करने पर अंकुश का रंग गुस्से में लाल हो गया, लेकिन मैं नहीं जानती थी। फिर भी जबरदस्ती वह मुझे अपने साथ ले गया। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी वह मुझे अपने साथ घसीटता लेकर चला गया। अगले दिन जब मुझे होश आया, मेरा बुरा हाल था, पूरा शरीर दर्द कर रहा था, चक्कर भी आ रहे थे। मैं अपने बेड पर लेटी हुई थी। मुझे होश में आकर देखते ही अंकुश ने मुझे अजीब सी नज़र से घोड़ा कहने लगा, कैसा महसूस हो रही है? मैंने कहा, महसूस कर रही हूँ, चक्कर भी आ रहे हैं। उसने एकदम चौकोर पूछा, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई? उसके सवाल मुझे बहुत ही अजीब लगते थे। मतलब क्यों बार बार मेरे प्रेगनेंसी होने का पूछता था, और अगर पूछता भी था तो ऐसे क्यों, जैसे उसके पीछे उनका कोई बड़ा राज छुपा हो। मैं खामोशी अंकुश की तरफ देखने लगी। मुझे वही सवाल पूछा, मैं जवाब दे भी नहीं पाई थी कि अचानक मुझे उपकार आ गई और मैं वॉशरूम में भागकर वहीं मेरे पीछे आ गया। उसका चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बुरा हो गया हो। मेरे बाहर निकलते ही वह बोला कि तैयार हो जाओ, हमें हॉस्पिटल जाना है। मैं बहुत हैरानी में हुई और कहा कि सिर्फ उल्टी ही तो आई है, और वह मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गया। अस्पताल ले जाकर मेरे चेकअप करवाया। चेकअप कराने के बाद डॉक्टर खुशखबरी सुनाई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह सुनते ही अंकुश के हाथ पैर कांपने लगे। मैं अपने पति को देखकर हैरान परेशान रह गई कि बच्चा होने की खबर तो उन्होंने खुद सुझाना चाहिए था। मैं यही सोच रही थी कि जब अंकुश ने जो कहा उसे सुनते मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। अंकुश ने मेरी प्रेगनेंसी के मेरे रोने और मेरे मना करने के बावजूद करवा दी थी, पर पूछने पर बोले कि मैं मजबूर हूँ। मैं बहुत रोई कि भला कौन सी मजबूरी है जो अपने ही बच्चे को दुनिया में आने से रोक रही है। मैं बहुत तकलीफ़ में थी। अब मेरा पति मुझे अपने साथ उसी बिरान वाले कमरे में नहीं ले जा रहा था, लेकिन मेरी खुशियों पर पानी फेर दिया था। मेरे हर वक्त रोन पर अंकुश ने मुझे धमकी दी थी कि अगर तुमने यह बात किसी को बताई तो फिर मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मैं डर गई और फिर अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए भी दिल में दबाकर खामोश हो गई। लेकिन उसके बाद लगातार 1 साल के अंदर ही अंकुश ने मेरी 3 बार प्रेगनेंसी और करवाई। अब तो मुझे अंकुश से नफरत होने लगी थी, साथ ही साथ उसके घर वाले से भी नफरत होने लगी थी। मुझे अपने आप में भी नफरत होती थी। तो उसके बाद शादी एक जाहिल गवार आदमी से कर दी। मैंने सबसे बात करना बंद कर दिया था, यहाँ तक अपने माँ बाप से ये बात करना बंद कर दिया था। मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। हर वक्त रोती रहती। मेरी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। मेरा मन मुझे अंदर ही अंदर, और मैं अपने बच्चों को नहीं बचा सकी। एक दिन ऐसे ही लेटी हुई अपनी किस्मत पर रो रही थी। अचानक से मेरा मन बहुत घबराने लगी। मैंने सोचा उठकर थोड़ा बाहर लेटती हूँ। जब मैं उठकर बाहर जाने लगी तो मुझे चक्कर आ गया। मैं डर गई कि अगर मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई तो मेरे पति ने मेरा बच्चे गिरवा दिया तो क्या होगा। जल्दी से निकलकर बाहर आ गई, किचन में गई और एक गिलास ताज़ा जूस बनाया। उसे लेकर बाहर ताज़ा हवा में टहलने लगी। मैंने सोचा इसके मन हल्का हो जाएगा। मैं नहीं चाहती थी कि अंकुश को शक हो कि मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। अभी मैं बाहर टहल ही रही थी कि मैं अपने ससुर को नौकरानी के साथ कमरे में जाते हुए देखा। मैं दंग रह गई, क्योंकि मेरे ससुर जिस तरह छुपकर नौकरानी के साथ बातें कर रहे थे मुझे बहुत अजीब लगने लगा था। मैं खामोशी से उसे नौकरानी के कमरे की तरफ बढ़ गई ताकि देख सकूं कि दोनों इस तरफ छुप कर क्यों बातें कर रहे हैं। कमरे से बाहर दरवाजे से कान लगाए खड़ी हुई थी। जब अंदर से आवाज़ सुनी और जैसे जैसे सुनती गई मेरे पैरों तले ज़मीन निकलती गई। मेरे हाथ में जूस का गिलास था जो छूट कर नीचे गिर गया था। ऐसा लगा जैसे पूरे घर की छत मेरे ऊपर आखिर गिर गया हो और उस छत में मेरे शरीर को तोड़कर रख दिया हो। इतना घटिया खिलौना काम मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी। गिलास टूटने की आवाज़ पर मेरे ससुर और नौकरानी कमरे से बाहर आए, लेकिन आज मुझे पता चल गया था और उसके बाद मुझे अपने पैरों पर खड़ा रहना मुश्किल हो गया था और मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया था और मुझे पता नहीं चला। मेरे ससुर और उस नौकरानी ने मुझे अपने आगे बढ़ाकर संभालना चाहा, लेकिन मैं ठीक पड़ी और फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। कमरे से मेरी सांस भी बाहर निकलकर मुझे देखने लगी, लेकिन अगले ही पल जो हुआ वह मेरी सांस के पैरों तले की ज़मीन खींच ले गई। मैं ज़मीन पर गिर गई थी। मेरी सांस मुझे अपने साथ लेकर गई। मेरे ससुर और वह नौकरानी भी कमरे में आ गए, मार मार कर रो रहे थे। जब मेरे सास ने मेरे गले से लगा लिया और फिर मेरे ससुर और नौकरानी ने सारी हकीकत खोलकर सामने रख दी।
सास ने मुझे कुछ बातें बहुत देर तक मुझे समझ आया। तो फिर मैं अपने पति से बदला लेने के बारे में सोचा। मैंने अपने सास ससुर को यह सब कुछ बता दिया कि कैसे अंकुश ने मेरी 3 बार प्रेगनेंसी करवाई है। बंद कर देता था, जिसे सुनकर मेरी सास विश्वास से मुझे देख रही थी। फिर वह भी रोने लगी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि अंकुश इस हद तक भी जा सकता है। उसके बाद हम अपने मिलकर नाटक करना शुरू कर दिया। मैंने और अपने सास ससुर ने अंकुश को इस बार नहीं बताया कि मैं उम्मीद से हूँ, लेकिन समय गुजरने के साथ साथ मेरा पेट बढ़ने लगा। मेरा पति परेशान हो गया और फिर मुझे ज़बरदस्ती अस्पताल ले गया और डॉक्टर से कहा कि मुझे यह बच्चा नहीं चाहिए। लेकिन डॉक्टर ने साफ मना कर दिया और कहा कि अगर आप बच्चे को गिरवाया गया तो आपकी पूछ तक पड़े हुए रोने लगा और बोला कि अगर यह बच्चा इस दुनिया में आ गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। अपने पति की बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी, क्योंकि मैं इसका राज जान चुकी थी, इसलिए खामोश रही। और फिर गुजरते दिनों के साथ इसकी हालात और भी ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही थी। वह ज़रूरी काम का कहकर शहर चला गया और मैं यह सब कुछ जानते हुए भी बिल्कुल अनजान थी। जब मेरे डिलीवरी के दिन पास आए और मेरा पति भी शहर से वापस आया तो उसकी हालात भी काफ़ी ख़राब थी। वह कोई थका हुआ मुसाफिर लग रहा था। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और आधे घंटे के बाद मुझे गोद में मेरा बच्चा लाकर रख दिया। लेकिन डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारा बच्चा अंधा पैदा हुआ है और साथ ही साथ इस बच्चे का विकास नॉर्मल लोगों से अलग है। फ्यूचर में आपका बच्चा पागल बनकर पूरी ज़िंदगी गुजारेगा। यह सुनते ही सबके ऊपर एक मातम सा छा गया था और अंकुश घुटनों के बल नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगा और मुझे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। इसके साथ ही उसने अपने सारे पाप स्वीकार कर लिए। तभी उसे नौकरानी ने उसे अपने ऊपर से चादर उतार कर फेंक दी थी। उस नौकरानी को देखते ही मेरे पति के कदम तले ज़मीन निकल गई थी। वह वही देर होता चला गया, क्योंकि वह नौकरानी नहीं बल्कि वह तो मेरे पति की कुछ साल पहले अंकुश से अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए गया हुआ था। पहाड़ों की वीडियो में घूमते हुए उन्हें वहाँ पर एक लड़की मिली थी। जिस होटल में लड़की वहाँ खाना बनाती थी, यह लड़की बहुत सुंदर थी, बिल्कुल कश्मीरी सेब की तरह, समझदार भी थी। उसने मेरे पति को हद से आगे नहीं बढ़ाने दिया, जबकि मेरे पति को उससे बहुत मोहब्बत हो गई थी। वह तो अपनी बिरादरी की रस्म रिवाज ही भूल गए थे और फिर नैनीताल में ही वीडियो कॉल में ही उनके पाप के और रिश्तों की बात करके उनसे शादी कर ली। आभा के बूढ़े बाप को भी ऐतराज़ नहीं था, क्योंकि उन्हें तो अपने फ़र्ज से फ्री होना था। अंकुश उन्हें देखते हुए स्मार्ट था। उन्होंने आभा की शादी अंकुश के साथ करा दी थी। शादी के 2 महीने तक आभा और अंकुश एक साथ रहे। जब गांव से बुलावा आया और उसने गांव जाना पड़ा तो उसे वापस आने का वादा करके वह गांव चला आया। उधर आभा अंकुश का इंतज़ार करती रही और इंतज़ार की सीमा हद से आगे बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि जन्म दे दिया। लेकिन अंकुश वापस नहीं लौटा। आभा को अपने नाम के साथ बंधे रखा। इधर अंकुश बहुत परेशान था, क्योंकि जज्बात में आकर इतना बड़ा कदम उठा लिया था। लेकिन अगर यह बात बिरादरी में पता चले तो बहुत बुरा होगा और इसकी तुस्ताकी की वजह से वह चुप हो गया। उस लड़की को बस शहर में ही छोड़ गया। बच्चा जब 3 महीने का हुआ तो मालूम पड़ा कि उसके दिल में सुराग है और ऑपरेशन ज़रूरी है, नहीं तो बच्चा नहीं बचेगा। लेकिन उसे बेवफा इंसान के बारे में दोबारा नहीं सोचेगी। लेकिन अपने बच्चों को देखकर और उसकी जान बचाने के लिए तड़प उठी और वह अंकुश को ढूंढने की कोशिश करने लगी। भगवान ने कृपा से उसे अंकुश का एक दोस्त मिल गया। पढ़ा लिखा लड़का था। उसे आभा की हालात पर दया आ गई और उसने आभा को अंकुश के पास पहुंचा दिया। लेकिन उस समय डर के मारे अंकुश आभा के साथ रिश्ते से मुकर गया और कहा कि इस लड़की को नहीं जानता, ना जाने किसका पाप यह मेरी झोली में डाल रही है। बिरादरी वालों ने उस लड़के को घर से निकाल दिया और बहुत ही बेइज्जत किया। मेरी सास ने भी अपने बेटे पर ही विश्वास किया। जब उस लड़के ने अपने बच्चे को सीने से लगाकर रोते हुए अंकुश को बात दुआ दी कि अगर तुम झूठे हो और मैं सच्ची हुई तो भगवान करे तुम्हारी औलाद भी सही पैदा ना हो, किसी ऐसी बीमारी के साथ पैदा हो कि तुम खून के आंसू रूले। लेकिन अंकुश को उस समय अपनी इज्जत और बिरादरी का इतना डर था कि उसने आभा को अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि इंसानियत के नाते भी उसे अपनी सदी औलाद पर दया नहीं आई। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे ससुर को आभा पर कुछ विश्वास होने लगा था। जैसे ही आभा घर से बाहर निकली, मेरे ससुर ने अपने नौकर से उसे बुलवाकर खामोशी से उसे अपने नौकर के घर में छुपा दिया। उस बच्चे का DNA भी करवाया तो मालूम हुआ वह लड़की सच कह रही थी। उसके बाद मेरे ससुर ने उस बच्चे का इलाज करवाया, लेकिन बिरादरी में उसकी इज्जत बनी रहे, इसलिए मेरी शादी अंकुश के साथ करवा दी। लेकिन वह बहुत ही डरा हुआ रहने लगा था।
आभा के घर से जाने के बाद अंकुश ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उसे नहीं मिली। वह रोज़ आभा को ढूंढने के लिए निकल जाया करता था, लेकिन जब मेरे ससुर ने उसे शहर जाने की वजह पूछी तो फिर वो कोई जवाब नहीं दे पाया और उसने उसका ये हल निकाला कि रोज़ मुझे अपने साथ लेकर जाता और अपने माँ बाप से कह देता कि आरती को उसके मम्मी पापा के पास ले जा रहा हूँ, और फिर उसे वीरान कमरे में ले जाकर बंद कर देता और मुझे सोने वाली दवा दे देता, जिससे मैं आराम से पूरी रात सोए रहती। खुद आभा को ढूंढने चला जाता, इसलिए मेरी सास अब मुझसे नफरत करने लगी थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं रोज़ अपनी माँ के घर चली जाती हूँ। मैं घर बनाने वाली लड़की नहीं हूँ। उसी दिन भी जब मैं जूस का गिलास लेकर अपनी ससुर और काम वाली का पीछा करते हुए कमरे तक का आ गई थी, तो कमरे के अंदर ही ऐसे आधी अधूरी बातें सुनाई दी, लेकिन आधी अधूरी सच्चाई सुनकर मैं पूरी बात समझ गई थी। और जब मेरी सास ने उस नौकरानी का चेहरा देखा तो वह भी सारी हकीकत समझ चुकी थी और मुझे भी सारी सच्चाई बता दी थी। मैंने उसे लड़के से माफ़ी मांगी, अपने पति की वजह से नहीं, बल्कि अपने अंदर पलटे हुए एक मासूम और नन्ही से जान की वजह से, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उसकी बददुआ मेरे बच्चे को लगे। अभंग मुझे माफ़ कर दिया था, मुझे गले से लगा लिया था, और जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो मेरे सास और ससुर ने नाटक किया और डॉक्टर को समझा दिया कि तुम्हें बाहर जाकर कहना है कि बच्चा अंधा और अब नॉर्मल पैदा हुआ है, जिसे सुनने ही मेरे पति ने रोते हुए अपने सारे पाप स्वीकार कर लिए थे। इस बात को 1 साल गुजर चुका था, लेकिन बिरादरी के साथ मिलकर रहते हैं। आभा का बेटा 4 साल का हो चुका है और मेरा बेटा 1 साल का हो चुका है। हम दोनों बहनों की तरह रहते हैं और दोनों बच्चे आपस में भाइयों की तरह रहते हैं। हम दोनों मजबूर हैं, बिरादरी के पुराने किया है। मेरे पापा भी अपने फैसले पर शर्मिंदा है। दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि पुराने रस्म रिवाज हमारे भलाई के लिए ही हो। कुछ नुकसानदायक साबित होते हैं, जिन्हें तोड़ देने में ही भलाई होती है। हमारे बुजुर्ग भी इंसान ही थे, उसने भी गलती हो सकती है। उस समय हालात को देखते हुए उन्होंने जो भी रस्म रिवाज बनाए थे वह उन्हें समय से ठीक लगे होंगे, लेकिन बदलते समय के साथ नहीं किया है। वह रोज़ शहर से एक माफ़ीनामा भेजता है, लेकिन मेरा दिल उसे माफ़ करने का नहीं करता, और ना ही आभा का, क्योंकि हम दोनों ने बहुत कुछ झेला है। धन्यवाद दोस्तों।